5G बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर। आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहां पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नजर इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद, अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी, खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता। सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी, सब पता है मुझे। क्या बात है बहू, क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते हैं। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है, जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता, हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी, आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए हैं मेरे पैर। अमृता, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी कम उम्र में तुम्हारे पैरों में दर्द कैसे हो सकता है?
अरे मम्मी जी सच कह रही हूँ, एक बार अगर कोई ये नुस्खा अपना लेना बस मज़ा आ जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं ये करके देखती हूँ। मुझे सब पता है आंटी जी, ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए तो बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बताती किसी को। कुछ दिनों के बाद अमित अमृता को अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ले जाता है। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है। सारा दिन ऑफिस का काम करते रहो, अपनी हेल्थ पर तो ध्यान ही नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते अपनी हेल्थ पर ध्यान, सब दे सकते हैं। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है भाभी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? अरे आजकल ना एक से एक एप्लीकेशन है मार्केट में, और जानते उसमें कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी बताते हैं जिन्हें आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे, मेरा मतलब लैपटॉप पर काम करते करते भी कर सकते हैं। अमृता, ऐसी एक्सरसाइज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें कैसे मालूम? अरे मुझे सब पता है, हर चीज की खबर रखती हूँ मैं, जानते हैं ना आप। लेकिन ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है भाभी? एक मिनट, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाती हूँ। अरे वाकई में भाभी तो सही कह रही हैं। देखो यार, इसमें कितनी अच्छी एक्सरसाइज दिखाई गई है। अपनी चेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर लो, काम भी और हेल्थ भी। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। लेकिन अमृता, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अब मेरे साथ जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तो मुझे पता होगा ही ना अमित। मतलब तुम कब ऑफिस में काम करने गई जो तुमने ऑफिस करते करते एक्सरसाइज की? मैं जो किचन में काम करती हूँ अमित, घर के काम, वो किसी ऑफिस के काम से काम है क्या? बस मैं भी वो सब करते करते इनमें से कुछ एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। सही है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ दिनों के बाद ये क्या है? एक दोस्त ने मेरे साथ एक मजाक किया है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, तो अमृता से पूछ लेना, उसके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। ठीक कहती है मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। लेकिन अमृता, ये थोड़ा मुश्किल है, सोच लो। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, दुनिया की कोई भी पहेली हो मैं चुटकी में सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे दोस्त ने मुझे एक खाली पेपर दिया है और कहा है कि इस पर उसने मेरे लिए कुछ मैसेज लिखा है। अब एक बात बताओ यार, खाली पेपर पर, I mean, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसे मैं कैसे पढ़कर बताऊं? अरे बस इतनी सी बात, इसे तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी अमित। लेकिन कैसे बहू? इस पेपर पर तो वाकई में कुछ नहीं लिखा हुआ, एकदम खाली पेपर है, कैसे, क्या पढ़ोगी तुम? अमित, एक छोटा सा काम करो, जल्दी से एक मोमबत्ती लेकर आओ। अरे बहू, पेपर में आग लगाने का इरादा है क्या? नहीं मम्मी जी, इस पेपर पर अमित के दोस्त का लिखा हुआ मैसेज पढ़ने का इरादा है। अमित कैंडल लेकर आता है। अब ना बस इस पेपर को धीरे धीरे कैंडल के ऊपर घुमाते रहो, देखना 2 ही मिनट में मैसेज आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ। 2 मिनट के बाद, अरे वाकई में इस पर तो अक्षर बनने लगे, लेकिन ये हुआ कैसे? और अमृता, तुम्हें कैसे पता? बहुत सिंपल है मम्मी जी, अमित के दोस्त ने नींबू के रस से मैसेज लिखकर उसे सुखा दिया। आप अगर मैसेज पढ़ना हो ना तो पेपर को आग के सामने ले जाओ और लेटर्स अपने आप उभर कर आ जाते हैं। वाह बहू, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना तो अपनी सहेलियों के साथ ऐसे ही गेम खेला करती थी। ये तो मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, मुझे सब पता है। थैंक यू यार अमृता, तुम्हारी वजह से हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम सब कुछ बता देती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी को अमृता के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है और सुमित्रा जी अमृता को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती है। देखिए सुमित्रा जी, आपकी बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनको आयरन वाली डाइट खाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए मैं अपनी बहू को क्या क्या खिलाऊं ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे और आने वाले बच्चे की भी। अरे मम्मी जी, इसमें डॉक्टर से पूछने की क्या ज़रूरत है? किशमिश है, अनार है, पालक है, ये सब खाना चाहिए, आयरन का लेवल बिल्कुल बराबर रहता है। अरे वाह, आपकी बहू तो सब कुछ पहले से ही जानती है। ये तो बहुत अच्छी बात है।
देखो, आयरन के साथ तुम्हें कैल्शियम भी खाना होगा। जानती हूँ मैं, अगर आयरन की खाली सप्लीमेंट लेते हैं और कैल्शियम नहीं लेते तो बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सब पता है मुझे। बहू ये भी मालूम है? हाँ मम्मी जी, आप तो जानती है ना, मुझे सब पता है। आपकी बहू की बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसी बहुत कम लड़कियां मिलती हैं जिन्हें इतनी नॉलेज होती है, सारे सवालों के जवाब देती है। और हमारे इंडिया में तो वैसे भी हालात बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। बहुत ख्याल रखती हूँ मैं हर चीज़ का। और जानती हैं आप, हमारे घर में तो किसी को किसी चीज़ के बारे में गूगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक कह रही है अमृता। अरे कुछ भी पूछ लो, इसे सब पता होता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी कमाल की लड़की हो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वैसे क्या चाहिए तुम्हें, बेटा या बेटी? अरे डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, बस बच्चा अच्छे से हो जाना चाहिए। मुझे तो दोनों में से किसी से कोई भी परेशानी नहीं। और सुमित्रा जी आप? डॉक्टर मैडम, मुझे तो लड़के और लड़की में कभी भेद करने की आदत ही नहीं है। पोता आए या पोती, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर है। सुनकर अच्छा लगा। वैसे आप जानती हैं, हमारे यहाँ पर तो लोगों को बड़ी बेचैनी रहती है ये जानने की कि पेट में लड़का है या लड़की, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। हाँ, वहाँ पर तो सब कुछ पहले से ही बता देते हैं ना। ये भी कोई बात हुई भला? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहां पर सब कुछ पहले ही बता देते हैं? अच्छा हाँ, तुम तो सब कुछ पहले से ही जानती हो ना। तुम्हारे साथ तो सब कुछ पहले से ही हो चुका होता है। नहीं मम्मी जी, ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकती। अमृता की बात सुनकर सुमित्रा और डॉक्टर दोनों हंसने लगते हैं। हॉरर कहानियां थी। अगली मौत किसकी? संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक, संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है।
चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबराकर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज़ चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके बाय। राघव अपने घर में अकेला था। दोपहर का वक्त था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे एक मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नजर आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे ये क्या? ये टॉवल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहां से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मारकर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत।
अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। कौन थी वो लड़की जिसने प्रतीक और राघव को आत्महत्या की आड़ में मौत की घाट उतार दिया? और कौन थी अंजलि जो बार बार राजीव के सपनों में आकर उसे डरा रही थी? अंजलि का नाम सुनकर संजीव इतना घबरा क्यों गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस खतरनाक कहानी का अगला भाग।